ओके, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा? ऊपर नीचे सब जगह देख लो, कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। ओके, तो अब है 2.2 न्यू क्वेश्चंस। अब कई सारे आइडियाज जो उपनिषद में ढूंढे गए थे 6th सेंचुरी के अंदर, उसमें लोग बाग बहुत क्यूरियस थे कि जीवन क्या है, और मृत्यु के बाद में क्या जीवन रहता है, या दोबारा से जन्म होता है या नहीं होता है, क्या दोबारा जब जन्म होता है तो वो उसका असर पुराने जो एक्शंस हैं, जो हमने कर्म किए हैं, उसकी वजह से उस पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें जो है उस समय में बहुत ज्यादा उस पर वाद विवाद हुआ करता था। थिंकर्स जो थे वो चीजों को समझना चाहते थे और एक्सप्रेस करना चाहते थे कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। ठीक है। दूसरे जो थे वैदिक ट्रेडिशन से बाहर के, वो ये पूछा करते थे कि क्या सिर्फ एक ही अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है। लोग बाग जो हैं वो अपने स्पेकुलेशंस लगाने लगे, कयास लगाने लगे कि भाई सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन की इतनी इंपॉर्टेंस है या नहीं है, यानी कि ये जो बलिदान दिए जा रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस 2.2 न्यू क्वेश्चंस की कैटेगरी में पूछे गए हैं। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। मेनी आइडियाज फाउंड इन उपनिषद्स 6th century BC onward show that people were curious about the meaning of life, the possibility of life after death and rebirth. कई सारे आइडियाज जो उपनिषद्स के अंदर ढूंढे गए हैं उसमें लोग बाग जो हैं वो बहुत ज्यादा क्यूरियस दिख रहे थे, उत्सुक दिख रहे थे, जानने की इच्छुक थे कि भाई असल जिंदगी का मतलब क्या है, और मृत्यु के बाद में क्या पॉसिबिलिटी रहती है इस जीवन की, और रीबर्थ क्या है, दोबारा से जो जन्म लिया जाता है वो क्या है। वॉज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शंस, क्या दोबारा जन्म लेना जो है उसका कहीं ना कहीं कोई लिंक जो है वो हमारे पुराने जीवन में किए हुए कर्मों का है। सच इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड। इस तरह के इश्यूज जो है उस समय में उस पर बहुत ज्यादा वाद विवाद होता था। थिंकर्स वर कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। जितने भी थिंकर्स थे उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश करी और एक्सप्रेस करने की कोशिश करी कि भाई सबसे पहले अल्टीमेट रियलिटी क्या है, असल जो रियलिटी है वो क्या है। And others outside the Vedic tradition asked whether or not there even was a single ultimate reality. ये तो जो थे थिंकर्स ये वैदिक ट्रेडिशन की, तो जो वैदिक ट्रेडिशन से बाहर वाले थिंकर्स थे उनका उनका पूछना ये था कि भाई कि क्या एक ही सिंगल अल्टीमेट रियलिटी है या इसके अलावा भी कुछ और है। पीपल ऑल्सो बिगेन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रिफिशियल ट्रेडिशन, और जो हमने ऊपर लास्ट पढ़ा था सेक्रिफिशियल ट्रेडिशन, उस पर भी लोग बागों ने क्वेश्चन उठाना शुरू करा, कयास लगाने शुरू करे कि क्या ये वाकई में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके। फिर है डिबेट्स एंड डिस्कशन। We get a glimpse of lively discussions and debates from Buddhist text, which mention as many as 64 sects or school of thought. अब हमें एक glimpse यानी कि एक झलक मिलती है, जो lively discussion हुआ करता था उस समय में, या डिबेट जो हुआ करते थे उसके बारे में हमें एक जो झलक मिलती है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलती है, जहां पर 64 सेक्ट्स और स्कूल जो हैं विचार करने वाले वो मेंशन किए गए हैं। Teachers traveled from place to place, trying to convince one another as well as lay persons about the validity of their philosophy or the way they understood the world. अब टीचर्स जो शिक्षक हुआ करते थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, ठीक है, लोगों को कन्विंस करने के लिए, या ले पर्सन जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको कन्विंस करने के लिए, ये बोलने के लिए कि भाई उनकी जो फिलॉसफी है वो कितनी वैलिड है, कितनी सही है, और जीवन, और जिससे वो समझ सकें कि सही तरीका क्या है वर्ल्ड का, दुनिया का क्या, दुनिया को समझने का सही तरीका क्या है, उसके लिए उनको कन्विंस करते हुए वो टीचर्स जो है ट्रैवल किया करते थे। डिबेट्स टुक प्लेस इन कुत्रगढ़ शाला, लिटरली अ हट विद पॉइंटेड रूफ, or in the grooves where traveling mendicants halted. अब कुत्रगढ़ शाला क्या है इसको आप मार्क कर लेंगे, इसका मतलब है एक हट, एक झोपड़ी जिसकी जो रूफ है यानी छत जो है वो पॉइंटेड है, ठीक है। ये फॉरेस्ट वगैरह में होती है जहां पर आकर के लोग बाग जो है वो रुका करते थे, ठीक है, ये सारी चीजें हुआ करती थी कुत्रगढ़ शाला के अंदर। लोग बाग डिबेट किया करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय मेंडिकेंट्स? मेंडिकेंट्स का मतलब होता है बेगर, जो रुकते थे,
ठीक है, halted, वहां पर आकर के रुकते थे, वो लोग भी इस चीज को लेकर के डिबेट किया करते थे. If a philosopher succeeded in convincing one of his rivals, the followers of the latter also became his disciples. अगर कोई philosopher पूरी तरीके से सफल हो जाता था किसी अपने दुश्मन व्यक्ति को अपनी बातों से कन्विंस करने के लिए कि नहीं भाई वो जो कह रहा है वो सही है, या उसकी जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल सही है, तो वो तो कन्विंस हो ही गया, वो तो उसका डिसाइपल बन ही जाएगा, शिष्य बन ही जाएगा. साथ साथ उसके जो फॉलोअर्स थे वो भी उस फिलोसोफर के क्या बन जाते थे, शिष्य बन जाते थे. तो ये चीज भी उस समय में बहुत ज्यादा प्रचलित थी. सो सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर टाइम. इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट या स्कूल या किसी एक पर्टिकुलर मतलब एक पंथ के लोगों का जो है वो कभी भी उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ सकती थी, सपोर्ट जो है वो कभी भी बढ़ सकता था और कभी भी वो घट सकता था. डिपेंड ये करता था कि कितने फिलोसोफर जो हैं उस चीज को अपने बातों से, अपनी चीजों से, अपनी फिलोसफी से लोगों को समझा पा रहे हैं और उनको कन्विंस कर पा रहे हैं. सपोज इसका एक एग्जाम्पल लो, जैसे अभी आज के जमाने के अंदर हमारे पास में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, ये काफी समय से काम कर रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस. अब पहले कांग्रेस जो है वो वन पार्टी डोमिनेंस हुआ करती थी, यानी कि उसका बहुत अच्छा बोलबाला था और वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया करती थी और लोग बाग जो है उसको समझा करते थे और उसकी बातों से और उसकी नीतियों से पूरी तरह अग्री किया करते थे. धीरे 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 क्या हुआ, बाय द कोर्स ऑफ द टाइम उनकी जो पॉपुलैरिटी, उनका जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे कम होने लगा और बीजेपी की तरफ बढ़ने लगा. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज बोली गई है कि जो जिसकी चीजें, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे नीतियां नहीं है, यहाँ पे फिलॉसफी है. ठीक है, जो उनका तरीका है वर्ल्ड को समझने का, दुनिया को समझने का, मौत को समझने का, जन्म को, मरण को, सब चीजें कैसे चल रही हैं, इनका असल मीनिंग क्या है, उसको समझने का, उससे लोग बाग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? मैम पैराग्राफ बता दीजिए. कौन सा पैराग्राफ? मैम ये वाला ही अभी तो समझाया वही. Okay. We get a glimpse of lively discussions and debates from Buddhist texts which mention as many as 64 sects or school of thought. हम यहाँ पर उनकी डिस्कशन और डिबेट्स की एक झलक हासिल कर पाए हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, जहाँ पे मेंशन किया गया है 64 सेक्ट्स हुआ करते थे, पंथ हुआ करते थे उस समय में, अलग चीजें हुआ करती थी, स्कूल्स ऑफ थॉट यानी विचार करने के लिए जो स्कूल्स थे वो हुआ करते थे, टीचर्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, place to place, trying to convince one another as well as laypersons about the validity of their philosophy and the way they understood the world. और वो टीचर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल किया करते थे लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो वहां पे लोग बाग रहा करते थे उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि उनकी जो फिलोसफी है वो कितनी सही है दुनिया को समझने की. Debates took place in the Kutragarshāla, literally a hut with a pointed roof, or in the grooves where traveling mendicants halted. अब जो डिबेट्स हुआ करते थे वो कहाँ पे हुआ करते थे, अधिकतर कुत्रगढ़शाला जगह जो हुआ करती थी वहां पे हुआ करते थे, जो कि एक क्या है, एक पर्टिकुलर एक हट हुआ करती थी जिसकी रूफ जो है पॉइंटेड हुआ करती थी, यानी कि एक गेस्ट जो अपने आज के जमाने में गेस्ट हाउस होते हैं या गेस्ट रूम होते हैं उस तरीके से होते हैं, पुराने जमाने में हट हुआ करती थी जहां पर लोग बाग रुका करते थे, स्पेशली जो बैगर्स हुआ करते थे वो भी रुका करते थे वहां पर अपनी यात्रा की बीच में. If a philosopher succeeded in convincing one of his rivals, the followers of the latter also became his disciples. अगर कोई एक पर्टिकुलर फिलोसोफर अपनी बात से कन्विंस करने के लिए अपनी किसी दुश्मन व्यक्ति को अपनी बातों में सक्सीड हो जाता था, अपनी चीजों में सफल हो जाता था कि वो अपनी फिलोसफी से उसको अग्री कर लेता था, तो उसके जो राइवल के फॉलोअर्स होते थे, उसके दुश्मन के जो फॉलोअर्स होते थे वो भी इसके शिष्य बन जाते थे. So support for any particular sect could grow and shrink over the time. तो किसी भी particular sect या school जो है उसका support जो है वो कभी भी बढ़ सकता था और कभी भी कम हो सकता था. समझ आया? Yes मैम. Yes ma'am. Okay. Many of these teachers, including Mahavira, the Buddha, questioned the authority of Vedas. अब कई सारे जो ये टीचर्स हुआ करते थे जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर मेंशन है, ध्यान देना बुद्धिस्ट टेक्स्ट था ऊपर, उसमें से हमें झलक मिली थी डिस्कशन और डिबेट्स की, तो उन्हीं में से कुछ टीचर्स थे महावीरा और बुद्धा.
इन्होंने क्या करा, वेद जो हुआ करते थे उन पर क्वेश्चन उठाया। इसको मार्क कर लेना अच्छे से, याद रखना इस चीज को, ठीक है। उन्होंने वेदों पर क्वेश्चन उठाया। दे ऑल्सो एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी, सजेस्टिंग दैट मेन and women could strive to attain liberation from the trials and tribulations of worldly existence। उन्होंने इस चीज को बहुत बड़ा चढ़ा करके समझाया, सजेस्ट करते हुए कि मेन और विमेन जो हैं उनको लिबरेशन यानी कि मुक्ति, ये ट्रायल और ट्रिबुलेशंस जो चल रहे हैं वर्ल्ड के, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस के अंदर जो चीजें होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उनसे उनको कैसे मुक्ति मिलेगी। This was in marked contrast to the Brahminical position wherein, as we have seen, as an individual's existence was thought to be determined by his or her birth in a specific caste or gender। अब इसको ऐसे समझो कि ये किससे जोड़ करके देखा जा रहा है, किसको कॉन्ट्रास्ट में लेकर के देखा जा रहा है, ब्राह्मणिकल पोजीशन को। जब ब्राह्मणों ने पहले बोल रखा था कि भाई किसी का भी एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है वो कौन सी कास्ट में और कौन से जेंडर में जो है वो पैदा हुआ है, उससे लेकर के चीजें जो है उसके आगे वाले जन्म को उसके आगे वाले जीवन को बताती है, पॉइंट आउट करती है। उसी चीज पर इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि भाई आने वाले समय में कैसे उसको मुक्ति मिलेगी, क्या उसने कर्म करे हैं, वो उसकी कास्ट में बिलोंग कैसे करता है, या वो कौन से जेंडर में पैदा हुआ है, उसके साथ में कैसे आप उसको जोड़ सकते हो। इस चीज पे यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है कि कैसे आप उनको ये बोल सकते हो कि वर्ल्ड के अंदर आपने जो भी क्रिया करे हैं, अब सपोज somebody is born in Brahman family and he or she does very bad things in his or her life, तो फिर उसके कर्म कुछ नहीं है, बस वो ब्राह्मणों के यहाँ पैदा हुआ है या मेल है, उससे वो सुपीरियर बन गया और आगे जाकर के उसके जीवन की चीजें जो है वो डिसाइड होंगी। यहाँ पे उसी चीज को बोला गया है। समझ में आया? नो मैम, ये सेकंड पैराग्राफ एक बार वापस बताइए। बिल्कुल, एक मिनट। यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या आप डिफिकल्ट चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आप अपने, अब सपोज आपने जो महावीर और बुद्धा, उन्होंने क्वेश्चन किस पे उठाया, वेदों पर। वेद किसके द्वारा लिखे हुए थे, ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए थे, ठीक है। तो वेद पुराण जो हुआ करती थी चीजें, उन पर इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आप कैसे लोगों को डिवाइड कर सकते हो कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, और कैसे ये चीज सिंपल सिर्फ एक जन्म लेने से ही आप कैसे उसकी आगे वाली जो चीजें हैं उसको आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे यही चीज क्वेश्चन उठाई गई है कि मेन और विमेन जो है उनको सबको क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, एक समय के बाद में लिबरेशन चाहिए। ये जो जीवन की ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस चल रही हैं, यानी कि जो एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम्स और ये जो चल रही हैं शुरुआत से ही, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए, यानी दुनिया के अंदर एक एग्जिस्ट, यानी कि आपको जीवन जीने के लिए जो आप फेस कर रहे हो सारी चीजों को, उसके बेसिस पे चीजें होनी चाहिए, या आपने सिंपली ये बोल दिया कि कोई व्यक्ति जो है, कोई इंडिविजुअल जो है वो पैदा हुआ है किसी स्पेसिफिक कास्ट के अंदर और किसी पर्टिकुलर जेंडर के साथ में, तो आप उसकी ये चीज जो है, अब सपोज यहाँ पर अपने आज के जमाने में इंडिया के अंदर ब्राह्मण जो है उनको बहुत ज्यादा वो दी जाती थी इम्पोर्टेंस, कि वही सारी पूजा पाठ कराएंगे और वही सारी चीजें कराएंगे। लेकिन आज के जमाने में जो है चीजें थोड़ी डिफरेंट हो रही हैं, यानी इस चीज को हटा दिया गया है कि भाई ब्राह्मण जो है वो सुपीरियर नहीं होते। जस्ट बिकॉज वो ब्राह्मण है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लाइफ में कोई भी पाप करते जाएंगे और फिर भी उनको आगे जाकर के मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। कर्मों पर भी चीजें होती हैं बेस्ड, ठीक है। कर्म जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट देखे जाते हैं आज के जमाने में, किसी व्यक्ति के, भले ही वो ब्राह्मण हो या कोई और कास्ट में हो, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो उसको आगे जाकर के अच्छा, मृत्यु के बाद में उसको जो है अच्छा वो मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, और वो आगे जाकर के भगवान के चरणों में रहेगा। ये चीज बोली जाती है या नहीं? यस मैम, बोली तो जाती है। वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि भाई आप किसी पर्टिकुलर कास्ट या किसी जेंडर, क्योंकि पहले मेल्स को जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, विमेन को तो गलत समझा जाता था, उनको तो मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती थी और उनको बहुत ही अच्छी उनकी कंडीशन नहीं थी। तो सिंपली कोई मेल है या फीमेल है, ब्राह्मण है या शूद्र है, उससे आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हो ये चीजें। हर एक व्यक्ति को भगवान ने बनाया है, भगवान के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है, उसके कर्म डिसाइड करेंगे कि वो आगे जाकर के उसको साल्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको कितनी आजादी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस दुनिया से उसका
मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें उसके कर्मों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे यही चीज बोली गई है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। हाँ मैम। ओके। अब है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। यही जो हमने ऊपर पढ़ा था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें ग्लिम्पसेस मिले हैं, झलक मिली है समय के डिबेट और डिस्कशन की। अब ये टेक्स्ट जो है ये कैसे प्रिपेयर किए गए थे? द बुद्धा एंड अदर टीचर्स टॉट ओरली थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। जो बुद्धा थे और उनके जो बाकी दूसरे टीचर्स थे वो ओरली पढ़ाया करते थे, ठीक है, डिस्कशन के दौरान या डिबेट के तरीके से ऐसे पढ़ाया करते थे। Men and women, perhaps children as well, attended these discourses and discussed what they heard. और जो भी जितने भी men और women हुआ करते थे और बच्चे भी जो है इस सारी चीजों को अटेंड किया करते थे और डिस्कशन जो भी होता था उसको सुना करते थे। None of Buddha's speeches were written down during his lifetime. अब इस चीज को मार्क कर लेना कि कोई सी भी स्पीच जो है बुद्धा की वो लिखी नहीं गई थी जब वो जीवन जी रहे थे। After his death, 5th and 4th century BCE, his teachings were compiled by his disciples at a council of elders or senior monks at Vaisali, Pali for Vaishali in present day Bihar. उनकी मृत्यु के बाद, बुद्धा की मृत्यु के बाद 5th और 4th सेंचुरी के अंदर उनकी बताई हुई जितनी भी टीचिंग्स थी उनके शिष्यों ने उसको कंपाइल अप किया, ठीक है, काउंसिल बनाया एल्डर्स और सीनियर मंक्स का वैशाली के अंदर, पाली फॉर वैशाली जिसको प्रेजेंट डे जो बिहार के अंदर है, वहां पर बैठ करके इनके सीनियर मंक्स जो थे उन लोगों ने बैठ करके इनकी सारी चीजों को, इनके जो बताई हुई चीजें थी उनको कंपाइल करना शुरू करा, इकट्ठा करना शुरू करा। These compilations were known as Tipitaka. ये आता है क्वेश्चन लिटरली टिपिटाका के बारे में, तो इसको मार्क कर लेना। इन कंपाइलेशंस को बोला जाता है टिपिटाका। लिटरली इसका मतलब होता है 3 baskets to hold different types of text. 3 बास्केट जिसमें अलग अलग तरह के टेक्स्ट लिखे हुए हैं। They were first transmitted orally and then written and classified according to length as well as subject matter. इसको भी मार्क कर लेना कि ये जो 3 बास्केट्स थी इसके अंदर क्या कैसे उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। लिटरली पहले तो ये जो है सिंपली ओरली बताए गए थे, बाद में लिखे गए और फिर कौन सी टीचिंग कितनी लंबी है और कौन से मैटर पे है उसके बाद में उसको अलग अलग उसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर? नो मैम। Okay, then we have Vinaya Pitaka, included rules and regulations for those who join the Sangha or monastic order. अब विनय पिटाका जो है उसके अंदर क्या था? इसके अंदर बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस थे। जो लोग भी संघ और मोनास्टिक ऑर्डर को ज्वाइन करते थे, मोनेस्ट्री को ज्वाइन करते थे, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन थे यहाँ पे। द बुद्धा's teachings were included in Sutta Pitaka and the धम्मा पिटाका डेल्ट विद फिलोसॉफिकल मैटर्स। और आगे बुद्धा टीचिंग्स जो है उनके अंदर क्या इंक्लूडेड था? सुता पिटाका और अभिधामा पिटाका जो फिलोसॉफिकल मैटर में चीजें लिखी हुई थी उनमें उनकी कैटेगरी थी ये। ईच पिटाका कंप्राइज्ड अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट। हर कोई पिटाका जो था उसके अंदर इंडिविजुअल टेक्स्ट लिखे हुए थे, अलग अलग टेक्स्ट लिखे हुए थे। Later commentaries were written on these texts by Buddhist scholar। और बाद में जाकर के commentaries यानी कि इकट्ठा करके इनको पाइल अप करके इन सारे टेक्स्ट को लिखा किसने? बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे उन्होंने। As Buddhism traveled to new regions such as Sri Lanka, other texts such as Dipavamsa, literally the chronicle of the island, and Mahavamsa, the great chronicle, were written containing regional histories of Buddhism. अब जब बुद्धिज्म आगे जाके दूसरे एरियाज में फैला जैसे कि श्रीलंका, तो वहां पर 2 डिवीजन हुए। दीपावमसा लिटरली जिसका मतलब होता है आइलैंड, श्रीलंका एक आइलैंड ही तो है, उसकी हिस्ट्री, और महावमसा यानी कि और बेहतरीन क्रॉनिकल, ठीक है,
उसमें लिखा गया और बेसिकली ये वहाँ की जो हिस्ट्रीज थी बुद्धिज्म से रिलेटेड उसके ऊपर था। मेनी ऑफ दीज वर्क्स कंटेन बायोग्राफीज ऑफ बुद्धा। और इन सारे ये जो दो डिवीजन किए गए हैं दीप वंसा और महावंसा, इसके अंदर बेसिकली क्या है, बायोग्राफीज हैं बुद्धा की। सम ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट आर इन पाली, सबसे पुराना टेक्स्ट जो है वो पाली में है। while later compositions are in संस्कृत, और बाकी जो दूसरे टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में है। समझ में आया इन दो पैराग्राफ्स में? किसी को कोई दिक्कत? No ma'am, no problem. No, ma'am. Okay. When Buddhism spread to East Asia, pilgrims such as Farzine and Xuanzang traveled all the way from China to India in search of the text. जब बुद्धिज्म फैलने लगा ईस्ट एशिया के अंदर तो कुछ जो पिलग्रिम्स थे फाजाइन और ज़ुआनज़ांग वो आए चाइना से इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट ढूंढने आए। These they took back to their own country where they were translated by scholars, और इनको यहाँ से लेकर के अपनी कंट्री में लेके गए, वहां पे इनको ट्रांसलेट करवाया अपने स्कॉलर से। Indian Buddhist teachers also traveled to far away places carrying texts to disseminate the teachings of Buddha. इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स जो थे वो भी ट्रैवल कर रहे थे बहुत दूर दराज की जगहों पर, अपने साथ में ये टेक्स्ट लेकर के जा रहे थे जिससे वो जो बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी हैं उसको डिसेमिनेट करें, यानी कि फैलाएं, स्प्रेड करें। Buddhist texts were preserved in manuscript for several centuries in monasteries in different parts of Asia. Buddhist texts जो हैं वो रखे गए, काफी प्रिजर्व करे गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो रखी गई कई सारी सेंचुरीज तक अलग अलग मोनेस्ट्रीज में एशिया के। Modern translations have been prepared from Pali, Sanskrit, Chinese and Tibetan text. अब कई सारी ट्रांसलेशन जो है वो कहाँ से निकाली गई हैं, जो पुराना टेक्स्ट जो थे पाली, ये भी एक तरह की उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, लिपि में, संस्कृत, चाइनीज और टिबेटन टेक्स्ट जो था उनसे ट्रांसलेट किया गया है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे बेसिकली पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि कहाँ से चीजें ली गई, कैसे उन्होंने ट्रांसलेट करा, कौन कौन आया, किस किस रीजन में किस किस तरीके से चीजें हुई। समझ में आया? पाली एक लैंग्वेज है? हाँ जी। ओके मैम। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? यस मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Yes, वी ma'am. आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अपनी प्रॉब्लम्स जो है आप लोग इकट्ठी कर लीजिएगा, कल हम क्लास की शुरुआत में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। वेलकम। Thank you, ma'am.